हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 9 का पार्ट 1। तो इससे पहले हमारे 8 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की हम सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें 15 सेट्स हैं। तो अब हम आज करेंगे नाइन्थ प्रैक्टिस सेट, जिसका पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम हिंदी और मैथ्स के टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे। और इस एग्ज़ाम में हमें याद रखना है, इसके एग्ज़ाम डेट 19 जून 2022 है और इसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। तो हमें हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना। जो हमें क्वेश्चन नहीं आता होगा उस पर हमें तुक्का नहीं फिट करना। जो हमें करेक्ट आते हैं वही हमें करने होंगे, वरना नेगेटिव हो जाएंगे। अगर हमारा गलत होगा तो जो सही होगा उसका भी मार्क डिटेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर दे रखा है चरण कमल। तो चरण कमल का जो होगा मीन्स कमल की यहाँ पर विशेषता बता रखी। चरण की जो तुलना है वो कमल से की गई है कि कमल की तरह चरण। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मृगनयन में कौन सा समास है? मृगनयन में यहाँ पर हो जाएगा मृग के समान नयन। तो मृग के समान नयन यहाँ पर भी तुलना की गई है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास, या फिर उसकी विशेषता बताई गई है। नयन की विशेषता हो जाएगी मृग की तरह और यहाँ पर चरण की विशेषता हो जाएगी कमल की तरह। नेक्स्ट है, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो बसंत के पर्यायवाची देखते हैं। इनमें से ऋतुपति भी होता है, मधुमास भी होता है, कुसुमाकार भी होता है, लेकिन जो कांतार है यह बसंत का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे भ्रमर का देखना है। भ्रमर का हमें पता है मीनिंग क्या होता है, भौरा। तो यहाँ पर इसका पर्यायवाची चंचरिक भी है, सिलीमुख भी है और द्विरेफ भी है, लेकिन जो दुरिद है यह भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? ये है हाथी का पर्यायवाची। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक शब्द का विलोम कौन सा है? तो प्राकृतिक क्या होता है? नेचुरल। तो जो इसका विलोम शब्द है ये हो जाएगा कृत्रिम, मीन्स आर्टिफिशियल। नेक्स्ट है, सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या है? तो सन्मार्ग मीन्स अच्छे मार्ग पर चलना। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा कुमार्ग, बुरे मार्ग। नेक्स्ट है, चतुष्पति का तद्भव क्या है? ये तत्सम शब्द दे रखा है मैं चतुष्पति। तो इसका जो तद्भव रूप है ये हो जाएगा चौपाई। तो चौपाई का तत्सम पूछा जाए तो आ जाएगा चतुष्पति। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द इनमें से तद्भव है ये देखना है। प्रांगण, बच्चा, उत्पादन, कष्ट। तो इनमें से हमारा प्रांगण, उत्पादन, कष्ट ये तीनों है हमारे तत्सम शब्द और बच्चा हो जाएगा यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी, तद्भव शब्द। नेक्स्ट है, रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद क्या शब्द बनेगा? तो रीति प्लस अनुसार को मिलाकर बनेगा रीत्य अनुसार। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी ये भी देख लेते हैं। ई प्लस ए मिलके यहाँ पर यह बन रहा है, तो ये हो जाएगी यण संधि का उदाहरण। नेक्स्ट है, नायक में कौन सी संधि है? तो नायक में हमारी हो जाएगी ये नायक, पवन, पावक, इस ये टाइप की संधि ज़्यादा पूछी जाती है। तो नायक में हमारी जब हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है हमारा नए प्लस अक। तो यहाँ हो जाएगी हमारी अयादि संधि। जब भी ए और ए को मिलके हमारा आय बनेगा तो वहाँ होगी हमारी अयादि संधि। नेक्स्ट है, जिसके बिना कार्य ना चल सके उस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जिसके बिना कार्य ना चल सके उसको बोला जाएगा अपरिहार्य, ऑप्शन बी। जो कठिनाई से समझ में आए उसके लिए एक शब्द, जो कठिनाई से समझ में आए उसको बोला जाएगा दुर्बोध, मीन्स जो कि बहुत ही कठिन हो। और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है असाध्य। असाध्य का मीनिंग हो जाएगा कि जिस रोग का ठीक होना बहुत ही कठिन हो, और दुर्गम हो जाएगा जहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन हो। नेक्स्ट है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अरण्य रोदन का मीनिंग होता है निरर्थक, मीन्स कोई चीज़ जिसपे ऐसा कथन जिसपे बिल्कुल भी कोई ध्यान ही ना दे, जो कोई काम का हो ही ना। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, निरर्थक। नेक्स्ट है, शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो शैतान की आंत, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत ही लंबी वस्तु होना।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध नहीं है जो कि हमारा सही नहीं लिखा गया। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, ये बिल्कुल ठीक है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये भी ठीक है। आपने उसे टकासा जवाब दे दिया, ये भी ठीक है। शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े, तो यहाँ पर ये अशुद्ध है। यहाँ पर आएगा कि शिष्य गुरुजी के पैर में नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा शिष्य गुरुजी के चरणों में गिर पड़े, तो इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि अशुद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर शुद्ध देखना है। भारत में कई दर्शनीय स्थल योग्य हैं। भारत में कई स्थल दर्शनीय हैं। भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं या देखने योग्य स्थल भारत में कहीं है। तो इसमें जो शुद्ध है वो बैठेगा हमारा ऑप्शन सी कि भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पर रामायण, मछली और प्रार्थना, ये तीनों हैं हमारे स्त्रीलिंग। जो लेकिन मकान है ये होगा हमारा पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट है, निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए कि यहाँ पर बहुवचन कौन सा होगा। निर्विभक्तिक मतलब होता है विभक्ति रहित, जिसमें कोई भी विभक्ति ना हो। हाथियों, लड़के, रातों, लड़कों, तो उसके आधार पर यहाँ पर जो बहुवचन शब्द होगा ये होगा लड़के, लड़का, ये हो जाएगा लड़का का लड़के। नेक्स्ट है, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो मुझसे, जब कोई चीज़ किसी में अलग होती है तो वहाँ हमेशा हमारा कौन सा होता है, अपादान कारक, मीन्स पांचवी विभक्ति। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर दे रखा है हमारा अनाधिकार। अनाधिकार में ये आका डंडा नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा अनअधिकार। फिर अहिल्या में हमारा ई की मात्रा नहीं आएगी, केवल अहल्या होगा। और अंतर ध्यान में हमारा ये ध पूरा आएगा, यह नहीं आएगा। तो हमारा जो शुद्ध शब्द है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त। नेक्स्ट है, अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें से अशुद्ध शब्द हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखते हैं, अनुसैया भी ठीक है, ऐनक भी ठीक है, संशय भी ठीक है। लेकिन जो संकट है ये अशुद्ध है, क्योंकि संकट में आधा न नहीं आता, यहाँ पर अंक की बिंदी लगाई जाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो पंच के अनेकार्थी पांच भी होता है, निर्णय करने वाला पंच जो होता है, ग्राम सरपंच भी। लेकिन जो पंचानन है यह पंच का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमें गद्यांश दिया गया है, कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है। तो ये तो हम नॉर्मल देख लेंगे। अनुपकार मीन्स अन प्लस उपकार, इसमें अन आ रहा है हमारा। फिर नेक्स्ट है अनुपम, अन प्लस उपम, इसमें भी हमारा अन आ रहा है। अनुपयोगी, अन प्लस उपयोगी, इसमें भी हमारा अन आ रहा है। लेकिन अनपढ़, अनपढ़ ये इसमें अन उपसर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये अन ये पूछा है हलंत वाला, इसमें हलंत वाला नहीं है, पूरा अन उपसर्ग है। तो इसी वजह से यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मनुष्य तभी सुखी कहा जाता है जब उसे आत्मिक ज्ञान हो, शिक्षित हो, उसके पास सुख के साधन हो या उसे उत्तरदायित्व निभाना आता हो। तो यहाँ हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं हमारे पैराग्राफ में कि कहाँ पर दे रखा है। तो इसमें है, यहाँ पर देखें, संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान ना हो। तो इसका मतलब मनुष्य को सुखी तभी कहा जा सकता है जब उसे आत्मिक ज्ञान हो। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुख साधन का विग्रह और समास क्या होगा। यहाँ पर विग्रह भी बताना है और कौन सा समास है यह भी। तो यहाँ पर सुख साधन का विग्रह यहाँ पर हो जाएगा सुखों के साधन या सुख के साधन, ये कह सकते हैं। और यहाँ समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी। हिंदी के 25 कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करते हैं मैथ्स के 25। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर और उसका आधार समान भुजाओं का, क्योंकि दो भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु में, तो उन समान भुजाओं का 6/5 गुना है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर हमने समान भुजा x मान ली तो आधार कितना हो जाएगा हमारा 6x/5। अब इसका परिमाप दे रखा है 32, तो तीनों को प्लस करके इक्वल्स टू 32। तो x और x तो हमारा हो जाएगा 2x और प्लस 6x/5 इक्वल्स टू 32। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 5 2 10 और 16x/5 इक्वल्स टू 32।
तो 16 से ये कटेगा 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो इसका मतलब जो समान भुजाएं वो तो हो जाएंगी हमारी 10 और 10, और आधार कितना हो जाएगा 10 गुणा 6/5, तो यहाँ आ जाएगा हमारा आधार 12। तो 10, 10 और 12 ये तीनों हो गई भुजाएं। इसके बाद निकालना है अब हमें क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हमें जो फॉर्मूला लगाना होगा उसके लिए हमें ऊंचाई भी चाहिए, क्योंकि हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई होती है। तो ये तो हमें 10, 10 पता चल गई, और ये हमें पता चल गई 12। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा के इसको कर लेंगे 6, 6, तो पाइथागोरस लगा के हमें ऊंचाई निकालनी होगी। अब ये ट्रिपलेट बन रहा है, हमें पता है कि जब हमारा 10 कर्ण है और 6 आधार है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8। हमेशा 6, 8, 10 का होता है ट्रिपलेट। तो कुछ ट्रिपलेट हमें नॉर्मली याद होने चाहिए ताकि हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े। वैसे हम निकाल भी सकते हैं इसको, लेकिन डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अब फॉर्मूला लगा देंगे क्षेत्रफल का, हाफ इंटू आधार कितना हो गया पूरा 12, और ऊंचाई हो गई हमारी 8। तो 2 चौक 8, तो 12 चौक हो जाएगा 48। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है सरल करें। इसको हमें सॉल्व करना है। ये बार वाला दे रखा है तो हमें इस बार वाले में नॉर्मली ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो हमें ऑप्शन के थ्रू पूछा गया है। तो पहले 3.36 बार और 1.33 इन बारों को हम प्लस कर लेंगे, तो 6 और 3 हो जाएगा हमारा 9, फिर 3 और 3 6, 0.3 और 1 4, 6 9 पर हमारा बार आ जाएगा -2.05, और इस पर बार, तो 9 में से हमारा 5 गया तो यहाँ आ जाएगा 4, फिर 6 में से 0 गया तो 6 आ जाएगा, और 4 में से 2 गया तो 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.64 के ऊपर हमारा बार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि द्विघात समीकरण के दो मूल हैं अल्फा और बीटा, जहां अल्फा प्लस बीटा 8 दे रखा है और अल्फा माइनस बीटा 2 दे रखा है, तो समीकरण क्या होगी। तो हमें समीकरण निकालने के लिए क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ है, लेकिन हमें अल्फा बीटा और निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 8, तो -8x हो जाएगा। तो बी और डी ऑप्शन तो हमारे हो गए कट। अब हमें देखना होगा अल्फा बीटा या तो +15 आएगा या फिर -15 आएगा। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू है 8, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू है हमारा 2। तो बीटा से बीटा कट हो गया, 2 अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 10, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। अब प्लस का आएगा, इसका मतलब 15, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका मीन्स मीडियन हमें निकालना है। तो इसके सारे पहले हमें गुणनखंड लिखने होंगे। पहला तो सबका 1 ज़रूर होता है, उसके बाद 2, इसका 3 आ जाएगा, फिर हमारा 4, 6, 8, 12, 16, और उसके बाद 24, और फिर 48, ये हमारे इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हैं। तो यहाँ पर हम 4 अलग कर देंगे और लास्ट के 4 अलग कर देंगे, तो 6 और 10 का मीन निकाल लेंगे, तो 6 और 8 का, तो 8 और 6 14/2, तो ये आ जाएगा हमारा 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। नेक्स्ट है कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:7:9। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 56 था, तो इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी। तो हमने मान ली 4x, 7x और 9x इनकी आयु है वर्तमान। अब 8 वर्ष पहले, तो सबके में से 8 8 माइनस करना है, तो 4x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 प्लस 9x माइनस 8 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 56। अब 4x प्लस 7x प्लस 9x हो जाएगा 20x, और इक्वल्स टू 56 प्लस 8 दिया हो जाएगा 24। तो यहाँ ऐड करके हमारा आ जाएगा 6 और 4 10, और ये 80, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब सब में वैल्यू पुट कर लेंगे। पहली आ जाएगी 4 चौक 16, तो ऑप्शन सी और डी हमारे कट हो गए। फिर आ जाएगी 7 चौक 28, तो पता चल गया ऑप्शन बी होगा हमारा 16, 28 और 9 चौक 36, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% की हानि पर, दूसरी को 19% के लाभ पर
बेच देता है, उसके बाद उसे ज्ञात होता है कि दोनों घड़ियां एक समान मूल्य पर बेची हैं, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोनों का क्रय मूल्य निकालना, एक का हमने मान लिया x है और दूसरे का हो जाएगा 480 माइनस एक्स। तो दोनों के विक्रय मूल्य को हमें इक्वल रख देना है। तो पहले का विक्रय मूल्य हो जाएगा x इंटू 85/100 क्योंकि 15% हानि पर है, इक्वल्स टू दूसरी का हो जाएगा 480 माइनस एक्स, उसका 19% लाभ पर, तो 119/100। 100 से 100 हमारा दोनों का कट गया, यहाँ हो जाएगा 17 सत्ते 119 और 17 पंजे 85। तो 5x इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 480 की 7 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0, 8 सत्ते 56, 5 और 7 चौक 28 और 5 हो जाएगा हमारा 3260 और माइनस 7x। अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा, तो 12x इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 3260। तो डिवाइड करके x की वैल्यू आएगी हमारी 280। यहाँ तक हमारी 280 आ गई। तो दो ऑप्शन में हमें पता चल गया, एक तो बी कट गया हमारा और डी कट गया। उसके बाद 280 में से हम 480 में से 280 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा ऑप्शन ए, एक का क्रय मूल्य 280 और दूसरे का क्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपये। नेक्स्ट है निर्देश नीचे दिया गया दंड आरेख पिछले कुछ वर्षों में 3 कंपनियों अंबर पेपर मिल, मैक पेपर मिल और तनवीर पेपर मिल, जिन्हें क्रमशः AMT से दर्शाया गया है, उसके द्वारा उत्पादित कागज लाख टनों में आंकड़ों को दर्शाता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर पूछा है कि 5 वर्षों में किस कंपनी का औसत उत्पादन सबसे अधिक था। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किसका सबसे हमारा अधिक आएगा। तो यहाँ अंबर पेपर मिल, मैक पेपर मिल और तनवीर पेपर मिल, या फिर दे रखा है अंबर पेपर मिल और तनवीर पेपर मिल दोनों का ही। तो पहले हम अंबर पेपर मिल का निकाल लेंगे, ए वाले का। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें औसत निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस सबके प्लस कर लेंगे क्योंकि सब में 5-5 ही हैं। तो पहले का आज का आ जाएगा 30, फिर प्लस सेकंड में हमें दे रखा है 45, उसके बाद हमारा 1998 में हो जाएगा ये हो जाएगा 25, और फिर हमारा 1999 में हो जाएगा 50, और फिर उसके बाद हो जाएगा 40। तो ये प्लस करके आएगा पूरा हमारा 190। ऐसे ही हम फिर निकाल लेंगे मैक पेपर मिल का। तो मैक पेपर मिल के जब सब प्लस करेंगे तो ये हमारा आएगा 185, और ऐसे तनवीर का प्लस करेंगे तो 190। तो इनमें से दोनों का ही सेम आएगा, अंबर का और तनवीर का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा किसका, किस कंपनी का औसत उत्पादन अधिकतम था। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अंबर पेपर मिल और तनवीर पेपर मिल दोनों का। नेक्स्ट है 16 की पावर 7 इंटू 27 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य, मीन्स हमें प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है कि कुल कितना होगा। तो प्राइम नंबर्स में हमें पहले इसको डिवाइड करना होगा। 16 की पावर 7 है, तो 16 की पावर 7 को जब हम चेंज करेंगे 2 की पावर से, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू पावर 7, ऐसे ही 3 से कर लेंगे 27 को, तो 3 की पावर 3 और हो जाएगा 6 इंटू 5 की पावर 9 यहाँ पर है ही। तो यहाँ हो गया 2 की पावर 28 इंटू 3 की पावर 18 इंटू 5 की पावर 9। अब ये सारे जो पावर्स हैं इनको ऐड कर देंगे। जब इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 55, ऑप्शन सी। माना कि आंकड़ों, ये सारे हमें आंकड़े दिए गए हैं, इनका माध्यक है x। यदि 8 के स्थान पर यहाँ पर 18 कर दिया जाए तो इनका माध्यक y हो जाएगा। तो x तथा y का मानों का योग क्या होगा। तो पहले हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे इन्हें। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8, 9, 13 है 2 टाइम्स, 14 है हमारा 4 टाइम्स, फिर 15 है 3 टाइम्स, उसके बाद 16 2 टाइम्स, और हो जाएगा 17 2 टाइम्स। तो ये टोटल हमारे नंबर हो जाएंगे, यहाँ पर काउंट करके देख लेंगे तो ये होगा हमारे 15 नंबर्स। 15 में हम नॉर्मली निकाल लेंगे 15 + 1/2, तो 16/2 मीन्स 8 हमें देखना है 8 पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x की वैल्यू तो आ गई हमारी 14। अब इसमें कहा है कि अगर 8 की जगह पे हम 18 कर दें तो यह 8 पहले वाले से हट के सबसे लास्ट में पहुँच जाएगा 18। नंबर तो उतने ही रहेंगे, अब हमें 8वां नंबर जो गिनना होगा, तो 8वां नंबर एक खिसक जाएगा, अब ये हो जाएगा 15। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 15। यहाँ पर पूछा है x तथा y के मानों का योग, तो 14 और 15 को ऐड करके कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी 29।
नेक्स्ट है, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, तो यह सदस्यों का कितना प्रतिशत हुआ? तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो 100 इंटू 4/25 कर देंगे सिंपली। 25 से 4 टाइम्स कटेगा तो 4 4 जा ये हो जाएगा 16%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल अगर 46 है तो भाज्य कितना होगा? तो यहाँ हमारा शेषफल दे रखा है 46, तो यहाँ पर दे रखा है भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है, तो भाजक कितना हो जाएगा? शेषफल का 5 गुना मतलब 46 का 5 गुना हो जाएगा 230। उसके बाद हमें दे रखा है कि भाजक जो है वो भागफल का भी 10 गुना है, तो भाजक कितना हो गया? 230/10 हो जाएगा भागफल, तो भागफल हमारा कितना हो गया यहाँ पर? 23। तो निकालना है भाज्य कितना होगा, तो भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है? भाजक गुणा भागफल। तो 230 की हम 23 में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 5290 प्लस शेषफल ऐड कर देंगे 46, तो यहाँ पर आंसर आएगा 5336, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए कौन सा सही है? ये हमें आंकड़े दिए गए हैं, बताना है कि माध्य, माध्यिका, बहुलक ये तीनों बराबर हैं या माध्यिका बहुलक के बराबर है, माध्य 5 है या माध्य बहुलक के बराबर है। तो पहले इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -2 0 1 2 4 5 है हमारा 3 टाइम्स। उसके बाद हमारा आ जाएगा 7 11 12। तो अब हमारे ये टोटल नंबर हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। माध्यिका तो हमें पता चल जाएगी, अब यहाँ पर कितनी होगी? 11 जब हमें बीच का है तो मतलब यहाँ पर हमारा 6th वाला नंबर 1 2 3 4 5 6 5, तो यहाँ पर हो गई हमारी माध्यिका 5 आ गई यहाँ पर। अब माध्य और देख लेते हैं, माध्य क्या आएगा? इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50, और कितने हैं 11 टर्म में, तो 50/11, तो इसका मतलब 5 तो यहाँ आएगा ही नहीं, माध्यिका आई है हमारी 5, तो ये तो हो गई माध्यिका 5, तो ऑप्शन सी तो हमारा गलत ही हो गया, और माध्य माध्यिका के बराबर ये भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट हमें देखना बहुलक कि बहुलक किसके बराबर है, माध्य के बराबर या माध्यिका के बराबर। तो बहुलक हमारा 5 होगा क्योंकि 5 सबसे ज़्यादा रिपीट है, तो और वो किसके बराबर है? माध्यिका के, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माध्यिका और बहुलक बराबर होंगे। नेक्स्ट है, किसी समलंब मीन्स जो ट्रिपेजियम होता है उसका क्षेत्रफल दे रखा है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका शीर्षलंब है 7 सेंटीमीटर। यदि उसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरे से 6 सेंटीमीटर लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पर हमने एक तो मान ली x हो जाएगी और दूसरी कितनी हो जाएगी? x+6। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे, क्षेत्रफल का 105 इक्वल्स टू हाफ इंटू होता है समांतर भुजाओं का योग, तो x+6 हो जाएगा 2x+6 इंटू हमारा शीर्षलंब हो जाएगा 7। 7 से 105 को कट कर लेंगे, यहाँ कटेगा हमारा 15 बार, 15 दूनी 30, 30 बराबर 2x+6। यहाँ पर 2 से कट कर लेंगे सबको, तो 15 - 3 मतलब 12 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ x की वैल्यू तो आई है 12, लेकिन पूछा गया है हमें 12 टिक नहीं कर देना है, इससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ हमसे पूछा है लंबी भुजा, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर यही मिस्टेक होती है क्योंकि यहाँ हमें ऑप्शन दोनों ही दिए होते हैं, छोटी भुजा का भी बड़ी भुजा का भी। पूछा है लंबी भुजा कौन सी है, तो लंबी हो जाएगी 12 + 6 18, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यदि p का p% 36 हो तो p किसके बराबर होगा? तो p का p% निकाल देंगे, p इंटू p/100 इक्वल्स टू 36, तो p² इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 3600, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसका अंडर रूट निकाल के? 60, ऑप्शन डी। निम्न तालिका में कंपनी की 3 वर्ष की बिक्री का विवरण दिया गया है। बिक्री लाख में दी गई है एक क्षेत्र में और फिर दी गई है दूसरे क्षेत्र में, तो वर्ष 2014 और 2016 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर रहा? तो वर्ष 2014 की है, 2016 की ये है। 2014 की हमारी कितनी हो जाएगी टोटल 10 और 2016 की 25, तो 25 - 10 कितना हो गया 15 बटे पहले वाले की 10 गुणा 100, 0 से 0 हमारा कट, तो कितनी आ गई 150% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, समीकरण 2x² + 2x + 5 इक्वल्स टू 0 के मूल कैसे होंगे? तो मूल निकालने के लिए हमेशा b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे, तो b कितना है यहाँ 2 का स्क्वायर 4 - 4ac, तो 4 × 2 × 5, तो 16 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 40, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो आएगा हमारा नेगेटिव में।
तो जब नेगेटिव में हमारा आंसर होता है, जब भी 2 यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर 4, तो -36। तो जब नेगेटिव में आंसर होगा तो वो हमेशा कैसे होंगे, मूल काल्पनिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 42 हमारा, समीकरण x² - 24x + k = 0 के मूलों में से एक x = 2 है तो अन्य मूल कैसा होगा। तो हमें एक दे रखा है x = 2 है, तो दूसरा निकालना है कि कौन सा होगा। तो क्या करेंगे, जब एक मूल दे रखा है तो इसकी वैल्यू रख लेंगे इसमें, जिससे कि हमारी k की वैल्यू निकल आए। तो 2 की स्क्वायर हो जाएगा 4, 24 2 ज़ा 48 + k = 0, k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 44। अब इक्वेशन हमें पता चल गई, x² - 24x + 44 = 0। इसमें से एक मूल हमें 2 दे ही रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कैसे आएगा हमारा, डायरेक्ट देख लेते हैं। 22 2 ज़ा 44 और 22 -22 और -2 हो जाएगा हमारा -24। तो यहाँ पर दूसरी वैल्यू जो होगी वो हमारी होगी 22। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 42 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्राफ को पढ़ें और उस प्रश्न का उत्तर दें जो निम्न अनुसार है। सेल्स ऑफ बाइक्स इन इंडिया एज पर द कलर इन 2009। यहाँ सारे कलर दिए गए हैं। तो पूछा है 2009 में मोटरसाइकिलों की रंग के अनुसार, 2009 में हमें देखना है मोटरसाइकिलों के रंग के अनुसार कि कुल की गई बिक्री जो थी वो 10,000 थी। तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिलें कितनी अधिक बेची गई। तो देख लेते हैं यहाँ पे हरे रंग की तुलना में, हरा कहाँ पर है, ग्रीन हो जाएगा हमारा ये 8% और येलो हो गया हमारा 10%। तो कितनी ज़्यादा है हमारी, 2% ज़्यादा है। तो 10,000 टोटल थी, 10,000 का 2% निकाल देंगे हम। तो 10,000 का 2% हमें पता है कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ पर यही पूछा है कितनी ज़्यादा थी, तो आंसर होगा ऑप्शन ए 200। नेक्स्ट है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 42 है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा हमारा रिपीट हो रहा है। जब 52 है, सॉरी 42 नहीं, तो 52 एक ही बार आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 52 ही आना चाहिए, तभी हमारा ये बहुलक होगा 52। तो यहाँ पर क्या नंबर होगा हमारा, 55 - 3 = हो जाएगा 52। तो x की वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन बी 55। नेक्स्ट है 160 रुपीज़ में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। तो एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य उसका पहले कितना हो जाएगा, 16/9, क्योंकि 0 से 0 कट हो जाएगा। फिर एक चॉकलेट का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, CP 16/9 इंटू 100 कितने परसेंट की हानि हुई है, तो 100/80। 8 दूनी यहाँ 16 हो जाएगा, तो आ जाएगा 20/9। 20% लाभ के लिए निकालना है, तो 20/9 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 120/100, क्योंकि SP निकालना है अब न्यू वाला। 0 से 0 कट हो गए हमारे, यहाँ पर 2 तिया 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8/3। अब एक चॉकलेट का आ जाएगा, उल्टा निकालेंगे 3/8 और गुणा हमें निकालना है 96 की, 96 में कितनी आएगी। तो 8 से 96 को काटेंगे 12, तो 12 तिया 36, 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचेगा फिर वो, 36 चॉकलेट, ऑप्शन बी। यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 3/12 गुणा 100। तो 4 से 25 बार कटेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25%। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8 और 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। इन सब का हम एलसीएम निकाल लेंगे, 6, 8, 12 और 16 का। एलसीएम निकालने को हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, पहले 2 से कट कर लेते हैं ना। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16। उसके बाद फिर से 2 से कट हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अभी फिर 4 ही आ जाएगा डायरेक्ट और लास्ट में आ जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 3 ज़ा 48। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए 48। नेक्स्ट है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है तो दोनों को प्लस करके 5 आना चाहिए। सभी ऑप्शन में 5 ही आ रहा है। जब उनके अंक पलट दिए जाते हैं तो वह संख्या 9 कम हो जाती है। तो पहली वाली को देखते हैं हम, 32 और अगर 23 कर दिया, उल्टा कर दिया तो 9 कम हो रही है, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर
ये पूछा है कि जब अंक पलट दिए जाते हैं तो वह संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी। यहाँ पर परिवर्तित पूछी है। अगर पहले वाली संख्या पूछी होती तो 32 आता, लेकिन परिवर्तित संख्या हो जाएगी 23, क्योंकि 23 आने पर हो रहा है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक वृत्त की परिधि पाई डी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल अगर डी की फॉर्म में निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो डी की जगह रखेंगे तो हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बिमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज रोम्बस बनाया गया जिसका एक कोण 60 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा समचतुर्भुज का। तो पहले आयत का परिमाप निकाल लेंगे क्योंकि दोनों का परिमाप समान है, तो आयत का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, तो इसकी जो साइड है वो निकल आएगी हमारी 8। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि 60 डिग्री है तो इसका मतलब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज होगा इसलिए। तो √3/4 इंटू ए हो जाएगा 8 इंटू 8, 4 से कटेगा 2 टाइम्स, तो 16√3 आंसर होगा ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पर ये 16√3 केवल हमारा एक चतुर्भुज का आएगा, क्योंकि एक चतुर्भुज लिया है हमने, अब हमें दोनों चतुर्भुज का लेना होगा, तो आंसर ऑप्शन सी की जगह डी हो जाएगा। 32√3 16√3 में 2 की ओर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एक चतुर्भुज, और दोनों त्रिभुजों को मिलाकर पूरा बनेगा समचतुर्भुज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही आप अपने इन प्रैक्टिस सेट्स की PDF टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप लर्न विद कनिका के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।